हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे इतिहास। चैप्टर फर्स्ट है जो क्लास 10th का है, जिसका चैप्टर का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। हमने पढ़ा अभी तक जर्मनी में कैसे एकीकरण हुआ। अब हम पढ़ते हैं इटली का एकीकरण। यह भी इस चैप्टर का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। बच्चे ध्यान से सुनना और ध्यान से इसको समझना। इटली का एकीकरण। इटली का एकीकरण के बारे में सबसे पहले हम इटली के बारे में जानेंगे। इटली जो एकीकरण से पहले 7 राज्यों में बंटा हुआ था। जैसे कि मैं आपको ये चित्र दिखाती हूँ, इटली का मैप है ये है आपका इटली के एकीकरण से पहले का मैप। इस मैप के अंदर मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे इटली 7 राज्यों में बंटा हुआ है। सबसे पहले जैसे आपको दिख रहा है लंबार्डी और वेनिसिया। लंबार्डी और वेनिसिया जिस पर ऑस्ट्रिया का अधिकार था। उसके बाद टस्कनी, प्रमा और मोडेना, ये आपको जो ग्रीन कलर में दिखाई दे रहे हैं, इन तीनों राज्यों पर सूर्यवंशी राजाओं का राज था। फिर नीचे आप देखिए जो दक्षिण में दिख रहा है नेपल्स और सिसिली, इन राज्यों पर बुर्बो राजाओं के राजवंशों का राज था। एक सबसे ऊपर दिख रहा है जो पिंक कलर में है, वो है सार्डिनिया पिडमांट। सिर्फ यही एक ऐसा राज्य था जिस पर इटली बोलने वाले या इतावली राजघराने का राज था। एक छोटा सा राज्य है रोम, जिस पर पोप का शासन था। इस प्रकार इटली 7 राज्यों में बंटा हुआ था। इन 7 राज्यों को एक करना था। अब इस एक करने में बाधाएं क्या थी? बाधाएं आपको पता ही है, विदेशी शासन, क्योंकि इन राज्यों के ऊपर अनेक विदेशी राजवंशों का राज था। तो बाधा क्या थी? विदेशी शासन। अब इस विदेशी शासन को हटाना था इटली के एकीकरण के लिए। तो इस विदेशी शासन को हटाकर इटली का एकीकरण बनाने में जो कर्णधार रहे हैं इटली के एकीकरण के, वो कौन कौन थे? जुस्पे मैत्सनी। जुस्पे मैत्सनी जो कि 1810 में आए थे, क्रांतिकारी थे। ये इटली के एकीकरण करने में इन्होंने सहयोग दिया या इटली के एकीकरण की इन्होंने शुरुआत की। फिर आ जाते हैं आपके विक्टर एमैनुअल। ये कौन थे? सार्डिनिया के राजा। जब सब असफल हो जाते हैं, फिर इन्हीं के ऊपर इटली के एकीकरण का भार आ जाता है। काउंट कावूर कौन थे? सार्डिनिया पिडमांट के प्रधानमंत्री। और अंत में हम देखते हैं गैरिबाल्डी, जिन्होंने भी इटली के एकीकरण में बहुत सहयोग दिया। अब हम देखते हैं कि इटली के एकीकरण का दौर कैसे चला। तो सबसे पहले हम मैत्सनी के बारे में ही पढ़ेंगे। जुस्पे मैत्सनी ये 1830 के दशक में रहे। ये क्रांतिकारी थे जो कि 1830 के दशक में रूढ़िवादियों का आधिपत्य था। रूढ़िवादियों ने क्या किया था? जितने भी क्रांतिकारी थे उनको हटा दिया गया था, उनको भूमिगत कर दिया गया था। तो इनको भी भूमिगत कर दिया था। भूमिगत होते हुए भी इन्होंने एक संस्था की स्थापना की। उस संस्था का नाम था यंग इटली। यंग इटली युवाओं की संस्था थी, क्योंकि इसके इटली के एकीकरण का इन्होंने कार्यक्रम शुरू कर दिया था उस समय। इस संस्था के अंदर अनेक जो देशों के युवा थे, इन्हीं जैसे विचार रखने वाले युवा इनके अंदर शामिल हुए। इन्होंने इटली के एकीकरण का दौर यहाँ से शुरू कर दिया था, लेकिन ये फिर इतने सफल नहीं हो पाए। उसके बाद 1831 से 1848 तक क्रांतियों का दौर चला, परंतु कोई भी क्रांति सफल ना हो सकी और इटली एक ना हो सका। आगे हम पढ़ेंगे काउंट कावूर के बारे में। काउंट कावूर कौन थे बच्चे? काउंट कावूर प्रधानमंत्री बनाए थे 1852 में विक्टर एमैनुअल ने। जब विक्टर एमैनुअल को लगा कि हमारे सार्डिनिया के अंडर ही पूरे इटली का एकीकरण होना चाहिए, तब उनको एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जो इस इटली का एकीकरण कर सके, इटली को इन विदेशी शासनों से मुक्त करवा सके। तब कावूर को उन्होंने प्रधानमंत्री चुना। जैसे हमने जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क को पढ़ा था, हमें पता था बिस्मार्क क्या था? एक महान सैनिक था, युद्ध प्रेमी था, शांति से उसका कोई मतलब नहीं था, सेना को मजबूत किया था। उसी प्रकार हम यहाँ काउंट कावूर के बारे में जानेंगे। ये भी
सैन्य प्रिय था, सेना को इसने मजबूत किया। ये कूटनीतिक था, राजनीतिक था, हर शर्त पर जीत चाहता था। तो सबसे पहले कूटनीतिक क्या की इसने, फ्रांस के साथ संधि की। काबूल को पता था फ्रांस एक शक्तिशाली राज्य है, फ्रांस एक शक्तिशाली देश होने के कारण हम फ्रांस के साथ यदि संधि करेंगे, हमारा वो साथ देगा, तो हमारी विजय, हमारी जीत अवश्य हो जाएगी। तो फ्रांस के साथ काबूल संधि करता है। काबूल प्लस फ्रांस यानी काबूल और फ्रांस की संधि हो जाती है। दोनों ने मिलकर ऑस्ट्रिया पर आक्रमण कर दिया। अब ऑस्ट्रिया के अंडर कौन से राज्य थे, लॉम्बार्डी और वेनेशिया। दोनों ने वहां से किसको जीत लिया, लॉम्बार्डी को जीत लिया। 1859 में 1859 में लॉम्बार्डी को जीत लिया जाता है। काबूल और फ्रांस के द्वारा ऑस्ट्रिया के आधिपत्य से इसको छुड़वा लिया जाता है। तो जिन 7 राज्यों की मैंने बात की थी उनमें से एक तो जीत कर सार्डिनिया में मिला दिया जाता है। अब आगे चलते हैं। जो टस्कनी, प्रमा और मोडेना थे वहां पर जनमत संग्रह करवाया गया। जनमत संग्रह मतलब वहां पर उनसे पूछा गया कि यदि आपको सार्डिनिया में विलय होना है या इन सूर्यवंशी राजाओं के अधीन रहना है। लेकिन इन्होंने क्या किया, जनमत संग्रह में क्या हुआ, इन सब का विलय इटली में हो गया। उसके बाद गैरिबाल्डी आते हैं। गैरिबाल्डी ने जो सिसिली और नेपल्स जो कि इटली के दक्षिण में जो राज्य थे वहाँ हराया। किसको हराया, ब्रूबो राजाओं को। ब्रूबो राजाओं को हराने के बाद इनको हराकर, ब्रूबो राजाओं को हराकर सिसिली और नेपल्स को सार्डिनिया में इनका विलय कर दिया। फिर आपको जो 5वां पॉइंट आपका बनता है, 1860 में ऑस्ट्रिया और प्रसा का युद्ध। ऑस्ट्रिया और प्रसा के युद्ध में क्या है, इसके परिणाम स्वरूप वेनेशिया का विलय कर दिया जाता है सार्डिनिया में, इटली में। ऑस्ट्रिया था, ऑस्ट्रिया के दिन लॉम्बार्डी था, लॉम्बार्डी पहले ही आ चुका था, अब बचा था कौन, वेनेशिया। वेनेशिया कब आ गया, 1860 में। किसके युद्ध के परिणाम स्वरूप, ऑस्ट्रिया और प्रसा के युद्ध के परिणाम स्वरूप। फिर बचता है आपका रोम। 1870 में रोम को भी सार्डिनिया में मिला दिया जाता है। अब आप देखिए, लॉम्बार्डी मिला दिया, वेनेशिया मिला दिया, टस्कनी, प्रमा, मोडेना जनमत संग्रह के द्वारा विलय हो गया। नेपल्स, सिसिली को ब्रूबो राजाओं के जो अंडर था गैरिबाल्डी ने जीत लिया। फिर रोम था, वो पोप का शासन था 1870 में, इसको भी मिला दिया। अब पूरे इटली एक हो जाता है, इटली का एकीकरण हो जाता है। यहाँ पर विक्टर एमनुअल द्वितीय को इटली का राजा घोषित कर दिया जाता है और रोम को इटली की राजधानी बना दी जाती है। इस प्रकार ये चलता है, इटली का एकीकरण यहाँ समाप्त होता है। अब इसको मैं एक बार और रिवाइज कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे से इसको समझ आ जाए। शॉर्टली रिवाइज करूँगी और आपको एग्जाम में कैसे लिखना है वो भी आप ऐसे लिख सकते हैं जैसे मैंने पॉइंट वाइज लिखा है। इटली के एकीकरण का दौर यहाँ लिखा है, कर्णधार यहाँ लिखे हैं मैंने, 7 राज्य जैसे बंटे हुए किन में थे और यहाँ पर बाधाएं हैं। आप एग्जाम में इस पैटर्न को अपना सकते हैं लिखने में। तो आपको मैं बताती हूँ क्या था, 7 राज्यों में जैसे कि इटली बटा हुआ था, लॉम्बार्डी, वेनेशिया, ऑस्ट्रिया के अधीन थे जो कि टस्कनी, प्रमा, मोडेना सूर्यवंशी राजाओं के अधीन, नेपल्स, सिसिली ब्रूबो राजाओं के अधीन थे, सार्डिनिया ओनली एक ऐसा राज्य था जो इतावली राजाओं के अधीन था। रोम पर पोप का शासन था, बाधाएं विदेशी शासन था क्योंकि पूरे इटली के राज्यों पर विदेशियों का शासन था। कर्णधार कौन कहलाए, जुसेप्पे मैत्सनी, काउंट काबूल और गैरिबाल्डी इटली के एकीकरण के कर्णधार कहलाए। फिर इटली के एकीकरण का दौर कहाँ से शुरू होता है, जुसेप्पे मैत्सनी से शुरू होता है जिसने कि 1830 के दशक में यंग इटली नामक संस्था की स्थापना की। उसके बाद 1831 से 1848 तक क्रांतियों का दौर शुरू हो जाता है। हम इनको असफल भी नहीं कहेंगे कि मैत्सनी अपने काम में असफल हुआ क्योंकि शुरुआत ही यहीं से हुई थी। उनको देखकर ही, उनसे सबक लेकर, सीख लेकर ही आगे इटली का एकीकरण होता है। फिर अगर सच में इटली के एकीकरण की बात कहें कि इसका कब शुरू हुआ, 1852 में जब काउंट काबूल को प्रधानमंत्री बनाया गया सार्डिनिया का। काउंट काबूल क्योंकि ये कूटनीतिक था, राजनीतिक था, किसके साथ, फ्रांस के साथ संधि की। फ्रांस के साथ संधि करने के बाद इन्होंने क्या किया, दोनों ने मिलकर ऑस्ट्रिया पर आक्रमण कर दिया जिसके के अधीन लॉम्बार्डी था। 1859 में लॉम्बार्डी को ऑस्ट्रिया के अधीन से छुड़वा लिया और सार्डिनिया में इसका विलय कर दिया। फिर टस्कनी, प्रमा, मोडेना जनमत संग्रह के द्वारा इटली में मिला दिए गए। फिर आ जाते हैं आपके गैरिबाल्डी
गैरिबाल्डी ने सिसिली, नेपल्स जो कि दक्षिण में थे, ब्रूबो राजाओं के अधीन थे, उनको हरा दिया, इटली में विलय कर दिया। उसके बाद 1860 में ऑस्ट्रिया प्रसा का युद्ध होता है, जिसके परिणाम स्वरूप, क्योंकि एक जो लंबार्डी था वो पहले ही मिला दिया गया था, वेनेशिया बच गया था, वो इटली में इस युद्ध के परिणाम स्वरूप मिला दिया जाता है। 1870 में रोम को भी मिला दिया जाता है और इसके बाद इटली का एकीकरण हो जाता है। साथ के साथ राज्य एक इटली के अंडर आ जाते हैं और वहाँ पर उनका शासक विक्टर एमनुएल द्वितीय को इटली का शासक बना दिया जाता है और रोम को इटली की राजधानी बना दी जाती है। ये था इटली का एकीकरण। चाहूँगी कि आप इसको अच्छे से सुने ध्यान से, और मुझे लगता है कि आपको अच्छे से याद हो गया होगा। और आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।